इस वीडियो में हम एक्सियली लोडेड मेंबर्स के जो भी कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं उनको हम रीकैप करेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रेस के बारे में रिविजिट कर लेते हैं, ख़ास तौर पर स्टैटिकली डिटर्मिनेट जो मेंबर हैं। ये हमें पता है कि एक्सियली लोडेड मेंबर जो है वो एक्चुअली टू फोर्स मेंबर है, उसके दोनों एंड पर फोर्स लगी हुई है, जैसे कि यहाँ पर नज़र आ रही है, और एक उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो इस फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस इसमें पैदा होती है उसके बारे में हमने बात की कि वो उसकी वैल्यू P/A है, और हम जहाँ से भी मर्ज़ी हम इसका क्रॉस सेक्शन काटें, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, टिपिकली हमने एक यहाँ पर काटा है तो स्ट्रेस की वैल्यू P/A होगी, और ये हमारी अजम्पशन है कि वो स्ट्रेस यूनिफॉर्म होगी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी वैल्यू बराबर होगी, और इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी वैल्यू थ्रू आउट द मेंबर उसकी वैल्यू बराबर होगी। तो अमूमन जब हम एक्सियली लोडेड मेंबर के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो एक पैरामीटर होता है कि हम स्ट्रेस कैलकुलेट करें, दूसरा पैरामीटर होता है कि हम उसमें डेफॉर्मेशन कैलकुलेट करें। तो स्ट्रेन के फार्मूले से इब्तदा की जाती है, हुक्स लॉ इस्तेमाल किया जाता है, और फाइनली हमने देखा कि अगर इसमें टू फोर्स मेंबर जो है उसकी वजह से जो डिफॉर्मेशन है जिसका नाम डेल्टा रखा है वो है PL/AE, जिसमें P वो इंटरनल फोर्स है, L इसकी लेंथ है, E मटेरियल प्रॉपर्टी है, यंग मॉडुलस, और एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अगर हमारे पास ऐसा टू फोर्स मेंबर हो जिसमें हर थोड़ी देर के बाद, हर थोड़े से फासले के बाद उसकी कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपके सामने एक दो एलिमेंट वाला टू फोर्स मेंबर है कि यहाँ पर इंटरनल फोर्स कुछ और है, लेंथ कुछ और है, एरिया कुछ और है, मटेरियल कुछ और यहाँ पर कुछ और है, और हम टोटल डिफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं। तो हम ये करेंगे कि टोटल डिफॉर्मेशन जो है वो हर जो एलिमेंट है विद इन दी टू फोर्स मेंबर, उस पर जो डिफॉर्मेशन है वो P1 L1/A1 E1 करके, और इस तरह P2 L2/A2 E2 करके, और इन सबको ऐड कर लेंगे तो हमें वो टोटल डिफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जनरली हम इन्हीं दो पैरामीटर में इंटरेस्टेड होते हैं कि डिफॉर्मेशन कितनी है और स्ट्रेस कितनी है। अब फॉर एग्जांपल स्टैटिकली इंडिटरमिनेट केस अगर आ जाए, जैसे आपके सामने यहाँ पर है कि हम ये नहीं पता कर सकते कि दोनों जो टॉप रिएक्शन और बॉटम रिएक्शन क्या है, जिसको यहाँ फॉर एग्जांपल R1 और R2 का नाम दिया हुआ है। इस केस में हम स्टैटिक्स की नॉलेज लगाएं भी, जो कि हमने जैसे इसको अगर हम इक्विलिब्रियम में इस वाले पार्ट को लें तो R1 + R2 = F आपको मिल जाएगा, और आप इसके आगे कुछ नहीं कर सकेंगे। तो उसके लिए फिर करते हैं कि डिफॉर्मेशन देखी जाती है, और फॉर एग्जांपल ये जो नॉन फोर्स F है इसकी वजह से जो टॉप एलिमेंट है वो जितना डिफॉर्म डाउनवर्ड हुआ है उतना ही डिफॉर्मेशन जो है इसकी बॉटम वाले की भी डाउनवर्ड उतनी डिफॉर्मेशन है, यानी कि इसकी जितनी इलांगेशन है उसकी इसकी कॉन्ट्रैक्शन के बराबर है। और अगर हम माइनस प्लस का ख्याल रखें तो हम ये लिख सकते हैं कि Δ1 + Δ2 = 0, या लिख सकते हैं कि Δ1 = Δ2। तो ये इसमें जब हम उसमें P, L और A और E की ज़ुबान में बात करें तो P1 L1/A1 E1 जो है उसमें P1 और P2 हमें मालूम नहीं होंगे, लेकिन एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन यहाँ से, क्योंकि R1 और R2 जो है वो एक्चुअली P1 और P2 के बराबर है, तो दो इक्वेशन और दो अननोन की तरह हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि स्टैटिकली इंडिटरमिनेट केस के लिए हमने डिफॉर्मेशन को स्टडी करना ही करना पड़ेगा। इसी तरह हमने एक्सियली लोडेड मेंबर में थर्मल इफेक्ट की बात की, और हमने ये बताया कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा लेट से रॉड का तो उसमें स्ट्रेन पैदा हो जाएगी, और स्ट्रेन वो कैलकुलेट भी की जा सकती है कि εT = α∆T, और हम डिफॉर्मेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ΔT, ये T का मतलब टेम्परेचर है, =α∆T × L, जहाँ के ये ΔT का ताल्लुक है। ΔT जो है कि टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ है, अगर पॉजिटिव चेंज हुआ है तो ज़ाहिर है पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चेंज हुआ अगर है यानी कि एलिमेंट को ठंडा किया गया है तो ये नेगेटिव होगा। अल्फ़ा एक पैरामीटर है जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं, इसके यूनिट्स पर डिग्री C या पर डिग्री F होते हैं,
और ये जो है हमें मटेरियल प्रॉपर्टीज में गिवन होता है। तो जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा एक्सियली लोडेड मेंबर जो है, टू फोर्स मेंबर जो है, उसमें लंबाई में इजाफा हो जाएगा, यानी कि उसमें एप्सिलॉन पैदा हो जाएगा। अच्छा, ये याद रखने की ज़रूरत है कि shear स्ट्रेन टेम्परेचर चेंज की वजह से नहीं पैदा होती, सिर्फ जो है नॉर्मल स्ट्रेन पैदा होती है। लेकिन हमने ये सुना हुआ है कि एक चीज़ थर्मल स्ट्रेस भी होती है। थर्मल स्ट्रेस उस वक्त पैदा होती है कि जब आप अपने एक्सियली लोडेड मेंबर को दो सपोर्ट्स के दरमियान रखें और उनकी लंबाई में इजाफा ना होने दें और उसके बाद टेम्परेचर चेंज करें। तो जब आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो होगा ये कि ये जो हमारा टू फोर्स मेंबर है ये एक्सपेंड होने की कोशिश कर रहा है। ए और बी जो सपोर्ट है रिएक्शन फोर्स लगाएंगी ताकि ये इसको अपनी जगह होल्ड करें ताकि इसकी लंबाई में इजाफा ना हो। तो इस इंफॉर्मेशन को कि कोई स्ट्रेन या डिफॉर्मेशन नहीं है और टोटल डिफॉर्मेशन जो है वो ज़ीरो है, उसको हम इस्तेमाल करते हुए थर्मल स्ट्रेस इस तरह निकाल लेते हैं कि पहले हम निकाल लेते हैं कि अगर ये इनमें से कोई एक सपोर्ट ना होती तो कितनी एक्सपेंशन होती। अब बाद में कि ये फोर्स पी की वजह से वो हम उसे वापस लेके आते कि ये वापस लानी पड़ेगी सपोर्ट को इस फोर्स पी की वजह से, तो फिर कितनी होगी, तो वहाँ से फिर हम निकाल लेते हैं पी और फिर हम इसमें जो भी स्ट्रेस हो पी ओवर ए करके वो निकाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है एक सपोर्ट हटा दी गई, इसको अलाउ किया गया कि ये एक्सपेंड हो जाए, उसके बाद ये पी फोर्स लगा के जो राइट वाली सपोर्ट की वजह से है इसको वापस प्रेस किया गया और फिर डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी या डेल्टा टी प्लस डेल्टा पी इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, और इससे करके हमने ये निकाल लिया कि इसमें स्ट्रेस कितनी है इस मेंबर में, और फोर्स पी भी हम निकाल सकते हैं कि फोर्स पी रिएक्शन ने कितनी लगाई है। तो ये जो है ना तीसरी तरह का प्रॉब्लम है जो कि हम एक्सियली लोडेड में करते हैं। उम्मीद है आपको ये रिकैप पसंद आया होगा। इसमें हमने तीनों तरह के यानी कि स्टैटिकली डिटर्मिनेट, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट और टेम्परेचर इफेक्ट की वजह से जो एक्सियली लोडेड मेंबर में स्ट्रेसेस और डिफॉर्मेशन पैदा होती है उनको कैलकुलेट किस तरीके से करना है।